में हम इस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। तो अर्थव्यवस्थाओं को किस आधार पर बांटा गया है, पहले तो हमें ये देखना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी देश, कोई भी देश होता है, उस देश की सरकार चलाती है। अब उस देश में जो भी आर्थिक क्रियाएं होंगी, यानी कि जो भी उत्पादन होगा, उपभोग होगा, निवेश होगा या विनिमय होगा, ये जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, इन पे चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, पर सरकार का रोल ज़रूर होता है। तो सरकार का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना ज़्यादा नियंत्रण होगा, यानी कितना ज़्यादा कंट्रोल होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, या किस सेक्टर में कितना ज़्यादा होगा, किस सेक्टर में कितना कम होगा, इसके आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिनका बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो नियंत्रण होता है हर देश में सरकार का, या विभिन्न विभिन्न देशों में सरकारों का जो नियंत्रण होता है, उसका स्तर जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी देश में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होता है, तो जिस देश में ज़्यादा होता है उसमें हम कह देते हैं कि भाई उसमें कौन सी अर्थव्यवस्था का प्रकार है, उसमें नियंत्रित अर्थव्यवस्था का प्रकार, यानी कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जिस देश में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम होगा या केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में होगा या नाम मात्र के लिए होगा, हम कह देंगे कि वो कौन सी अर्थव्यवस्था है उस देश में, कि उस देश में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। और एक अर्थव्यवस्था ऐसी आती है जिसमें कुछ क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है और कुछ क्षेत्रों में जो निजी क्षेत्र है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। तो इस अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का भी हस्तक्षेप होता है कुछ क्षेत्रों में, और सरकार का भी होता है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह देते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अभी उसको हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे। तो जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सरकार का ज़्यादा नियंत्रण होगा आर्थिक क्रियाओं पर, उसके उदाहरण हम लेके चल सकते हैं, जैसे चीन हो गया, रशिया हो गया, उत्तर कोरिया हो गया। और दूसरी तरफ स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का, जिसमें जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन पर जो सरकार का नियंत्रण होगा वो ना के बराबर होगा, उसमें अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा किसका होगा, बाजारी शक्तियों का अधिकार होगा। तो जैसे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। और दूसरी तरफ मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं हैं उस पर बाजारी शक्तियों का नियंत्रण तो है, लेकिन उन जो शक्तियां हैं, बाजारी शक्तियां हैं, उनको कौन नियंत्रण करता है, उनका नियंत्रण सरकार के हाथों में ही होता है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, या जिसे हम केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था या इंग्लिश में कहें तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन वाली अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा, या हम कहें कि पूर्ण नियंत्रण होता है। आर्थिक निर्णय जो है इसमें, अब हम जानते हैं कि किसी भी देश की सरकार का जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो समाज कल्याण को अधिकतम करना होता है, यानी कि जो भी आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे वो किसको ध्यान में रखकर दिए जाएंगे, समाज कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। इस तरह की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की जो प्रभुता होती है वो बाधित होती है, यानी कंज्यूमर की जो डिमांड होती है उसको थोड़ा इग्नोर किया जाता है, या हम कहें कि कम ध्यान दिया जाता है। ध्यान किस पर दिया जाता है कि पूरे समाज का भला हो। इस अर्थव्यवस्था में अधिकतर संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा, क्योंकि ये केंद्र नियोजित या नियोजित अर्थव्यवस्था है। और किसके नियोजन में, सरकार के नियोजन में। तो भाई सरकार क्या करेगी, अधिकतर संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा। तथा वह भी यह निर्णय लेती है कि सरकार की जो बाजार है उसमें वस्तुओं को किस कीमत पर बेचा जाए, जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी वस्तुओं को उपभोग कर सके, उसको ले सके, कंज्यूम कर सके, उससे अपना जीवन जी सके। और आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रियाएं होती हैं वो किस क्षेत्र में होती है, सार्वजनिक क्षेत्र में की जाती हैं। दूसरी तरफ जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होते हैं, यानी कि जिसे हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बाजारी शक्तियों का नियंत्रण ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्री इकोनॉमी भी बोल देते हैं या मार्केट इकोनॉमी भी बोल देते हैं। तो यहाँ यह कौन सी अर्थव्यवस्था होती है,
क्या इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था यूएसए और यूके का एग्जाम्पल लिया था। तो वहाँ पर कैसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर आर्थिक क्रियाओं पर बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है। यानी कि बाजारी शक्तियाँ क्या हैं, बाजार कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसे हम छू सकते हैं। बाजारी शक्तियाँ मतलब जहाँ पर जो मेन रोल होगा, जो बाजार में लोग होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर, और बाजार में कौन होगा, कंज्यूमर होगा, यानी उपभोक्ता और उत्पादक होगा। तो उनके अनुसार ही जिन वस्तुओं की ज़्यादा डिमांड होगी, उस मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही वस्तुओं की कीमत को निर्धारित किया जाएगा। तो निर्धारण की शक्तियाँ किसके हाथ में होंगी, बाजार के हाथ में होंगी। आर्थिक निर्णय लाभ को ध्यान में रखकर, यानी इनकी लाभ को अधिकतम से अधिकतम करने के लिए किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस वाली अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण जो होता है वो कम होता है। अधिकतर किसका नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। और निजी क्षेत्र में जब नियंत्रण होगा जहाँ पर प्रोड्यूसर होंगे, तो हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम से अधिकतम करना। तो आर्थिक निर्णय भी क्या किसको ध्यान में रखकर लिए जाएंगे, लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार जो होती है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में, या जो बाजारी शक्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, उपभोक्ता प्रभुत्व होता है, यानी कस्टमर इज़ द किंग। जो वस्तुएं जो एक उपभोक्ता होती है वो अपनी पसंद के अनुसार वस्तुएं खरीदता है, और जौन सी वस्तुएं उपभोक्ता खरीदता है, फिर जिनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो फिर जो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर, वो भी उपभोक्ता की पसंद को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि इस अर्थव्यवस्था में कस्टमर इज़ द किंग, यानी कस्टमर जो डिमांड करेगा उन्हीं वस्तुओं की जो होगा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। अधिकतर संसाधनों पर जनता का नियंत्रण होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। और आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें निजी क्षेत्र का अधिकार ज़्यादा होता है। अब तीसरी तरह की अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि कुछ क्षेत्रों में सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा, दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा। यानी ये वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जहाँ आर्थिक क्रियाओं पर बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, फिर भी वह सरकार द्वारा नियमित की जाती हैं, ताकि समाज कल्याण भी हो सके और लाभ भी अधिकतम किया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कौन सी, यानी कि भारत द्वारा कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई है। यहाँ पर आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा लाभ को अधिकतम करने दोनों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्व होता है, मतलब उपभोक्ता की भी पसंद का ध्यान रखा जाता है, परंतु जो सरकार होती है वो आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं वो उपभोक्ता के पास पूर्ति सुनिश्चित करती है। यानी कि जो जैसे कि आवश्यक वस्तुएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, ठीक है, खाने की जो वस्तुएं हैं, यानी कि राशन जो उपलब्ध कराती है। तो जहाँ पर ज़रूरत होती है सरकार क्या करती है, वो मिनिमम से मिनिमम प्राइसेस पर अपनी जनता तक पहुँचाती है। और इसमें क्या होता है, संसाधनों पर जनता तथा सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि हमने बात किया कि भाई अन्न हो गया, यानी कि राशन पे जो अन्न होता है वो क्या होता है, कीमत मिनिमम से मिनिमम कीमत पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार क्या करती है, सामाजिक कल्याण को भी, जो समाज कल्याण होता है उसको भी ध्यान में रखती है। और आर्थिक क्रियाएं निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती हैं। तो इस तरह से ये तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं सरकार के नियंत्रण के आधार पर हमने देखी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करते हैं ताकि ये जो हमारा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहला आता है, निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है। तो हमें पता है चुनाव की समस्या, जिसे हम चयन की समस्या भी कहते हैं, वो क्यों उत्पन्न होती है, 3 कारणों से उत्पन्न होती है कि संसाधन सीमित हैं, मतलब लिमिटेड है रिसोर्सेज, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है हमारी आवश्यकताएं हैं, और तीसरा जो हमारे संसाधन होते हैं, कोई भी संसाधन, चाहे आय हो गई, पैसे हो गए, उनके जो एक से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, इसलिए चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसने पूछा है निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या संबंधित नहीं है। पहला, आय का अधिक होना। देखते हैं, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, असीमित आवश्यकताएं और दुर्लभ संसाधन। तो हमें पता है नीचे के 3 तो होते हैं चुनाव की समस्या से संबंधित, इन्हीं की वजह से तो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो जो पहला ऑप्शन है आय का अधिक होना, ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में दुर्लभता उत्पन्न होती है? तो दुर्लभता की स्थिति क्या होगी? जब जो लोग मांग ज़्यादा करेंगे किसी चीज़ की और सप्लाई कम होगी, तो उस स्थिति में दुर्लभ हो जाएंगी वो चीज़। कुछ लोगों के लिए पाना वो मुश्किल हो जाएगा, या हम कहेंगे कि कुछ लोगों के लिए वो जो वस्तुएं हैं वो पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो अगर हम देखें इन तीनों में से, ऑप्शन में से, तो तीनों चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? कौन सी स्थिति दुर्लभता को दर्शाती है? कि जहाँ पर पूर्ति कम हो और मांग ज़्यादा हो। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूर्ति कम है और संसाधनों की मांग ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों की दुर्लभता पाई जाती है, यानी कि किस किस स्तर पर हम देख सकते हैं कि संसाधनों की कमी पड़ती है, यानी संसाधन सीमित पड़ते हैं। तो क्या केवल व्यष्टि स्तर पर पड़ते हैं? देखते हैं। क्या समष्टि स्तर पर, व्यष्टि तथा समष्टि दोनों स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि चाहे वो एक उपभोक्ता हो, चाहे एक उत्पादक हो, चाहे एक सरकार हो, तीनों को ही चयन की समस्या यानी कि संसाधनों की जो दुर्लभता होती है, यानी आवश्यकताओं का ज़्यादा होना और संसाधनों का उनकी तुलना में कम होना जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि इसका आंसर कौन सा सही होगा? थर्ड इसका आंसर सही होगा। व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर पर भी हमें संसाधनों की दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है, यानी कि ऐसा कौन सा टॉपिक है इनमें से जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं? देखते हैं। तो पहला है थोक कीमत सूचकांक। तो जो थोक कीमत सूचकांक है वो क्या होगा? कीमत जो है वो किसके लेवल पर होगी? यहाँ पर समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। राष्ट्रीय आय, ये भी हमारी पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये भी हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। बाजार मांग, तो हमने ये पढ़ा था जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि जो बाजार मांग है, बाजार मांग मतलब किसी एक बाजार की मांग, पूरी अर्थव्यवस्था की नहीं, क्योंकि वो अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे समग्र मांग। तो इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन होगा इसका सही होगा कि बाजार मांग का संबंध किससे है? व्यष्टि आर्थिक चर यानी कि व्यष्टि के टॉपिक से, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बाजार मांग को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो कथन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला वास्तविक कथन, यानी वास्तविक कथन वो कथन होते हैं जिनका संबंध भूत, भविष्य और वर्तमान से होता है। दूसरे कथन थे आदर्शात्मक कथन, यानी कि ये वो कथन होते हैं जिनका संबंध अर्थशास्त्रियों की राय या विचारों से होता है। तो ये पूछ रहा है वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता, तो कौन सा नहीं देता? वास्तविक कथन जो है कोई सुझाव नहीं देता। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, उसमें आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर थर्ड होगा कि केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, चैप्टर 1। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे, उसको भी ऐसे ही थोड़े थोड़े टॉपिक्स करके हम उसको कंप्लीट कर लेंगे।